नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 2। इन दोनों मित्रों में बातें हो रही थी। उधर लाल बद्री प्रसाद के घर में मातम सा छाया हुआ था। लाल बद्री प्रसाद, उनकी स्त्री देवकी और प्रेमा तीनों बैठे निश्चल नेत्रों से भूमि की ओर ताक रहे थे, मानो जंगल में राह भूल गए हो। बड़ी देर के बाद देवकी बोली, तुम जरा अमृत राय के पास चले जाते। बद्री प्रसाद ने आपत्ति के भाव से कहा, जाकर क्या करूं? देवकी, जाकर समझाओ बुझाओ। और क्या करोगे? उनसे कहो, भैया, हमारा डोंगा क्यों मझधार में डूबे देते हो? तुम घर के लड़के हो, तुमसे हमें ऐसी आशा न थी। देखो क्या कहते हैं। बद्री प्रसाद, मैं उनके पास अब नहीं जा सकता। देवकी, आखिर क्यों? कोई हरज है? बद्री प्रसाद, जब तुमसे क्या बताऊं। जब मुझे उनके विचार मालूम हो गए तो मेरा उनके पास जाना अनुचित ही नहीं, अपमान की बात है। आखिर हिंदू और मुसलमान में विचारों ही का तो अंतर है। मनुष्य में विचार ही सब कुछ है। यह विधवा विवाह के समर्थक है, समझते हैं इससे देश का उद्धार होगा। मैं समझता हूँ इससे सारा समाज नष्ट हो जाएगा। हम इसे कहीं अधोगति को पहुंच जाएंगे। हिंदुत्व का रहा सहा चिन्ह भी मिट जाएगा। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें हमारे समाज से बाहर कर दिया। अब हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। देवकी ने इस आपत्ति का महत्व नहीं समझा। बोली, यह तो कोई बात नहीं। आज अगर कमला प्रसाद मुसलमान हो जाए तो क्या हम उनके पास आना जाना छोड़ देंगे? हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम उसे समझाएंगे और उसे सुपथ पर लाने का उपाय करेंगे। देवकी के इस तर्क से बद्री प्रसाद कुछ नरम तो पड़े, लेकिन अपना पक्ष न छोड़ सके। बोले, भाई, मन तो अमृत राय के पास न जाऊंगा। तुम अगर सोचती हो कि समझाने से वह राह पर आ जाएंगे तो बुलावा ले लो या चली जाओ, लेकिन मुझसे जाने को ना कहो। मैं उन्हें देखकर शायद आपे से बाहर हो जाऊं। कहो तो जाऊं। देवकी, नहीं, क्षमा कीजिए। इसे जाने से न जाना ही अच्छा है। मैं है कल बुलवा लूंगी। बद्री प्रसाद, बुलवाने को बुलवा लो, लेकिन यह मैं कभी पसंद न करूंगा कि तुम उनके हाथ पैर पड़ो। वह अगर हमसे एक अंजुल दूर हटेंगे तो हम उनसे गज भर दूर हट जाएंगे। प्रेमा को मैं उसके गले लगाना नहीं चाहता। उसके लिए वरों की कमी नहीं है। देवकी, प्रेमा उन लड़कियों में नहीं कि तुम उसका विवाह जिसके साथ चाहो कर दो। जरा जैसा कर उसकी दशा तो देखो, मालूम हो। जब से यह खबर मिली है ऐसा मालूम होता है कि देह में प्राण ही नहीं, अकेले छत पर पड़ी हुई रो रही है। बद्री प्रसाद, अजी 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी। देवकी, कौन? मैं कहती हूँ कि वह इसी शोक में रो रो कर प्राण दे देगी। तुम अभी उसे नहीं जानते। बद्री प्रसाद ने झुंझला कर कहा, अगर वह रो रो कर मर जाना चाहती है तो मर जाए, लेकिन मैं अमृत राय की खुशामद करने न जाऊंगा। जो प्राणी विधवा विवाह जैसे घृत व्यवसाय में हाथ डालता है उसे मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। बद्री प्रसाद बाहर चले गए। देवकी बड़े असमंजस में पड़ गई। पति के स्वभाव से वह परिचित थी, लेकिन उन्हें इतना विचार शून्य न समझती थी। उसे आशा थी कि अमृत राय समझाने से मान जाएंगे, लेकिन उनके पास जाए कैसे? पति से रास कैसे मोल ले? सहसा ऊपर से प्रेमा आकर चारपाई के पास खड़ी हो गई। आंखें लाल हो गई थी। देवकी ने कहा, रो मत बेटी, मैं कल उन्हें बुलवाऊंगी। मेरी बात वह कभी न टालेंगे। प्रेमा ने खिसकते हुए कहा, नहीं अम्मी जी, आपके पैर पड़ती हूँ, आप उनसे कुछ न कहिए। उन्होंने हमारी बहनों की ही खातिर तो यह प्रतिज्ञा की है। हमारे यहाँ कितने ऐसे पुरुष हैं जो
इतनी वीरता दिखा सके। मैं इस शुभ कार्य में बाधक न बनूंगी। देवकी ने विस्मय से प्रेमा की ओर देखा। लड़की यह क्या कर रही है, यह उसकी समझ में न आया। प्रेमा फिर बोली, ऐसे सुशिक्षित पुरुष अगर यह काम न करेंगे तो कौन करेगा। जब तक ऐसे लोग साहस से काम न लेंगे, हमारी अभागिनी बहनों की रक्षा कौन करेगा। देवकी ने कहा, और तेरा क्या हाल होगा बेटी। प्रेमा ने गंभीर भाव से कहा, मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं है। अम्मा जी, मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं भी इस काम में उनकी मदद करूंगी। जब तक आप दोनों का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। आप लोग मेरे लिए जरा भी चिंता न करें। मैं कुंवारी रहकर बहुत खुशी रहूंगी। देवकी ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ बाप किसके सदा बैठे रहते हैं बेटी। अपनी आंखों के सामने जो काम हो जाए वही अच्छा। लड़की तो उनकी नहीं कुंवारी रहने पाती। जिनके घर में भोजन का ठिकाना नहीं, भिक्षा मांगकर लोग कन्या का विवाह करते हैं। मोहल्ले में कोई लड़की अनाथ हो जाती है तो चंदा मांगकर उसका विवाह कर दिया जाता है। मेरे यहाँ किस बात की कमी है। मैं तुम्हारे लिए कोई और वर तलाश करूंगी। यह जाने सुने आदमी थे, इतना ही था, नहीं तो बिरादरी में एक से एक पड़े हुए हैं। मैं कल ही तुम्हारे बाबूजी को भेजती हूँ। प्रेमा का हृदय कांप उठा। 3 साल से अमृत राय को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके वह पूजा करती चली आती थी। उस मूर्ति को उसके हृदय से कौन निकाल सकता था। हृदय में उस प्रतिमा को बिछाए हुए क्या वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी। वह विवाह होगा, यह विवाह का स्वामी। उस जीवन की कल्पना कितनी भयावह, कितनी रोमांचकारी थी। प्रेमा ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, मेरे लिए आप कोई फिक्र न करो। मैं कुंवारी रहने का निश्चय कर लिया है। बाबू कमला प्रसाद के आगमन का शोर सुनाई दिया। आप सिनेमा के अन्य भक्त थे। नौकरों पर उनका बड़ा कठोर शासन था। विशेषतः बाहर से आने पर तो वह एक आध की मरम्मत किए बगैर न छोड़ते थे। उनके बूट की चरमर सुनते ही नौकरों में हलचल पड़ जाती थी। कमला प्रसाद ने आते ही आते कहार से पूछा, बर्फ लाए। कहार ने दबी जबान से कहा, अभी तो नहीं सरकार। कमला प्रसाद ने गरज कर कहा, जोर से बोलो, बर्फ लाए कि नहीं। मुंह में आवाज नहीं है। कहार की आवाज अब की बिल्कुल बंद हो गई। कमला प्रसाद ने कहार के दोनों कान पकड़ कर हिलाते हुए कहा, हम पूछते हैं बर्फ लाए कि नहीं। कहार ने देखा कि अब बिना मुंह खोले कानों के उखड़ जाने का भय है, तो धीरे से बोला, नहीं सरकार। कमला प्रसाद, क्यों नहीं लाए। कहार, पैसे न थे। कमला प्रसाद, क्यों पैसे न थे, घर में जाकर मांगे थे। कहार, हाँ हुजूर, किसी ने सुना नहीं। कमला प्रसाद, झूठ बोलता है। मैं जाकर पूछता हूँ। अगर मालूम हुआ कि तूने पैसे नहीं मांगे तो कच्चा ही चबा जाऊंगा। रस्कैल। कमला प्रसाद ने कपड़ों भी उतारे नहीं, क्रोध से भरे हुए घर में आकर माँ से पूछा, क्या अम्मा, बदलू तुमसे बर्फ के लिए पैसे लेने आया था। देवकी ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, आया होगा, याद नहीं आता। बाबू अमृत राय से तो भेंट नहीं हुई। कमला प्रसाद, नहीं, उनसे तो भेंट नहीं हुई। उनकी तरफ गया तो था, लेकिन जब सुना कि वह किसी सभा में गए हैं तो मैं सिनेमा चला गया। सभाओं का तो उन्हें रोग है और मैं उन्हें बिल्कुल फिजूल समझता हूँ। कोई फायदा नहीं। बिना व्याख्यान सुने भी आदमी जीत रात सह सकता है, और व्याख्यान देने वालों के बगैर भी दुनिया के रसातल चले जाने की संभावना नहीं है। जहाँ देखो वक्ता ही वक्ता नजर आते हैं। बरसाती मेढकों की तरह टर टर किया करते हैं और चलते हुए अपना अपना समय गवाए और दूसरों को हैरान किए। सब के सब मूर्ख हैं। देवकी,
अमृत राय ने तो आज डोंगा ही डुबा दिया। अब किसी विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। कमला प्रसाद ने जोर से कहा मार कर कहा, और ये स्वभाव वाले क्या करेंगे? यही सब तो इन सभी को सूझती है। लाला अब किसी विधवा से शादी करेंगे? अच्छी बात है, मैं जरूर बारात में जाऊंगा, चाहे और कोई जाए या ना जाए। जरा देखूं नए ढंग का विवाह कैसा होता है। वहां भी सब व्याख्यानबाजी करेंगे। इन लोगों के लिए किए गए और क्या होगा? सब के सब मूर्ख हैं, अक्ल किसी को छू नहीं गई है। देवकी, तुम जरा इनके पास तो चलो। कमला प्रसाद, इस वक्त तो बादशाह भी बुलाए तो न जाऊं। हाँ, किसी दिन जाकर जरा कुशल क्षेम पूछूंगा। मगर है बिल्कुल सनकी। मैं तो समझता था इनमें कुछ समझ होगी, मगर नीरा पोंगा निकला। अब बताओ, बहुत पढ़ने से क्या फायदा हुआ? बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया। बहुत पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब आंखें कमजोर हो जाती है तो बुद्धि कैसी बची रह सकती है? तो कोई विधवा भी ठीक हो गई है कि नहीं? हाँ हाँ, कहा है मिश्राइन। कह दो अब तुम्हारी चांदी है, कल ही संदेश भेज दे। कोई और न जाए तो मैं जाने को तैयार हूँ। बड़ा मजा रहेगा। कहाँ है मिश्रानी? अब उनके भाग्य चमके। रहेगी बिरादरी की ही विधवा न, कि बिरादरी की भी कैद नहीं रही। देवकी, यह तो नहीं जानती अब क्या ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे? कमला प्रसाद, यह संभालने वाले जो कुछ न करे वह थोड़ा। इन सभी को बैठे बैठे ऐसे ही पेपर की उड़ाने की सूझती है। एक दिन पंजाब से कोई बखौल आया था, कह गया जात पात छोड़ दो, इससे देश में फूट पड़ती है। ऐसे ही एक और गजलू आकर कह गए चमारों पासियों को भाई समझना चाहिए, इनसे किसी तरह का परहेज न करना चाहिए। बस सब के सब बैठे बैठे यही सोचा करते हैं कि कोई नई बात निकलनी चाहिए। बूढ़े गांधी जी को और कुछ न सूझी तो स्वराज का ही डंका पीट चले। सबों ने बुद्धि बेच खाई है। इतने में एक युवती ने आंगन में कदम रखा, मगर कमला प्रसाद को देखते ही टेढ़ी में ठिठक गई। देवकी ने कमला प्रसाद से कहा, जरा तुम कमरे में चले जाओ, पूर्णा टेढ़ी में खड़ी है। पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई। पड़ोस में एक पंडित वसंत कुमार रहते थे, किसी दफ्तर में क्लर्क थे। पूर्णा उन्हीं की स्त्री थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील। घर में दूसरा कोई न था। जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर चले जाते तो यही जाती रहती रहती और दोनों सहेलियां शाम तक बैठी हंसती बोलती रहती। प्रेमा को इतना प्रेम था कि यदि किसी दिन वह किसी कारण से न आती तो स्वयं उसके घर चली जाती। आज बसंत कुमार कहीं दावत खाने गए थे। पूर्णा का जी उठा, अब उठा, यहाँ चली आई। प्रेमा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई। पूर्णा ने आदर चादर अगलगी में रखते हुए कहा, तुम्हारे भैया आंगन में खड़े थे और मैं मुंह खोले चली आती थी। मुझ पर उनकी नजर पड़ गई होगी। प्रेमा, भैया में किसी तरफ ताकने की लत नहीं है, यही तो उसमें एक गुण है। पतिदेव कहीं गए हैं क्या? पूर्णा, हाँ, आज एक निमंत्रण में गए हैं। प्रेमा, सभा में नहीं गए? आज तो बड़ी भारी सभा हुई है। पूर्णा, वह किसी सभा समाज में नहीं जाते। कहते हैं ईश्वर ने संचार रसन रचा है, वह अपनी इच्छानुसार हर एक बात की व्यवस्था करता है। मैं उसके काम को सुधारने का साहस नहीं कर सकता। प्रेमा, आज की सभा देखने लायक थी। तुम होती तो मैं भी जाती। समाज सुधार पर एक महाशय का बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ। पूर्णा, स्त्रियों का सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। पहले पुरुष लोग अपनी दशा तो सुधार ले, फिर स्त्रियों की दशा सुधारेंगे। उनकी दशा सुधर जाए तो स्त्रियां आप ही आप सुधर जाएगी। सारी बुराइयों की जड़
पुरुष ही हैं। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं बहन, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं, और जब तक दोनों की उन्नति न होगी, जीवन सुखी न होगा। पुरुष के विद्वान होने से क्या स्त्री विदुषी हो जाएगी? पुरुष तो आखिरकार सादे ही कपड़े पहनते हैं, फिर स्त्रियां क्यों गहनों पर नाच देती है? पुरुषों में तो कितने ही कंवारे रह जाते हैं, स्त्रियों को क्यों बिना विवाह किए जीवन व्यर्थ जान पड़ता है? बताओ, मैं तो सोचती हूँ कंवारी रहने में जो सुख है वह विवाह करने में नहीं है। पूर्णा ने धीरे से प्रेमा को ढकेल कर कहा, चलो बहन, तुम भी कैसे बातें करते हो? बाबू अमृत राय सुनेंगे तो तुम्हारी खूब खबर लेंगे। मैं उन्हें लिख भेजूंगी कि यह अपना विवाह न करेंगी, आप कोई और द्वार देखें। प्रेमा ने अमृत राय की प्रतिज्ञा का हाल न कहा। वह जानती थी कि इसे पूर्णा की निगाह में उसका आदर बहुत कम हो जाएगा। वह स्वयं विवाह न करेंगे। पूर्णा, चलो, झूठ बकती हो। प्रेमा, नहीं बहन, झूठ नहीं है, विवाह करने की इच्छा नहीं है, शायद कभी नहीं थी। दीदी के मर जाने के बाद वह कुछ विरक्त से हो गए थे। बाबूजी के बहुत घिरने पर और मुझ पर दया करके वह विवाह करने पर तैयार हुए थे, पर अब उनका विचार बदल गया है। और मैं भी समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी के झंझट में न फंसकर कुछ सेवा करना चाहता है तो उसके पांव की बेरी न बनना चाहिए। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ पूर्णा, मुझे उसका दुख नहीं है। उनकी देखा देखी मैं भी कुछ कर जाऊंगी। पूर्णा का विस्मय बढ़ता ही गया। बोली, आज 4 बजे तक तुम ऐसी बातें न करती थी, एकाएक यह कैसी काया पलट हो गई? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या? प्रेमा, बिना कहे भी तो आदमी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। पूर्णा, मैं एक दिन पत्र लिखकर उनसे पूछूंगी। प्रेमा, नहीं पूर्णा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पत्र वत्र न लिखना। मैं किसी के शुभ संकल्प में विघ्न न डालूंगी। मैं यदि और कोई सहायता न कर सकती तो कम से कम उनके मार्ग का कंकड़ तो न बनूं। पूर्णा, सारी उम्र रोते कटेगी, कह देती हूँ। प्रेमा, ऐसा कोई दुख नहीं जो आदमी सह न सके। वह जानते हैं कि मुझे उनसे दुख नहीं, हर्ष होगा, नहीं तो वह कभी यह इरादा न करते। मैं ऐसे सज्जन ब्राह्मणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म समझती हूँ, उसे गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहती। पूर्णा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती बहन, क्षमा करना। मैं यह कभी न मानूंगी कि तुम्हें दुख न होगा। प्रेमा, तो फिर उन्हें भी होगा। पूर्णा, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। प्रेमा, तो मैं भी अपना हृदय कठोर बना लूंगी। पूर्णा, अच्छा, बना लेना। लो, अब न कहूंगी। लाओ, बाजा, तुम्हें एक गीत सुनाऊं। प्रेमा ने हारमोनियम संभाला और पूर्णा गाने लगी।